अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन। इस किस्त के आगाज़ में काई कबीले का मज़ा दिखाया जाता है। काई कबीले में सलजान खातून कहती है, बहार का मौसम आ रहा है। बहार के मौसम में सब लोग लुत्फ़ अंदोज़ होते हैं। मुझे अपना कबीला बहुत याद आ रहा है। गुलदारो कहता, खैर है सलजान खातून, क्या तुम्हें यहाँ सुकून नहीं है? सलजान खातून कहती है, नहीं सरदार, ऐसी कोई बात नहीं है। हेमा वालदा मुझे अपनी बेटी की तरह समझती है, लेकिन मुझे अपने कबीले में ही सुकून आता है। गुलदारो कहता, फिर क्या हुआ सलजान खातून, आपको कौन सी चीज़ परेशान कर रही है? सलजान खातून कहती है, मेरा बेटा इर्तिकन, मुझे लगा था कि वो आपके साथ यहाँ आएगा, लेकिन वो यहाँ नहीं आया और आपने भी मुझे उसके बारे में कुछ नहीं बताया। गुलदारो कहते, सलजान खातून फिक्र मत करें, वो बहुत अच्छा सिपाही बन गया है। उसने हमारे साथ बहुत सारी जंगें लड़ी हैं। ये सुनकर सलजान खातून बहुत खुश हो जाती है। दूसरी तरफ उमर कबीले में बिल्गी खातून वापस अपने खेमे में पहुंच गई थी। इतने में सलमा खातून वहाँ पहुंच जाती है और कहती, क्या हुआ है बाजी, क्या अरतुल साहब ने शादी के बारे में बात की? बिल्गी खातून कहती है, उन्होंने कहा है कि वो अपना वादा पूरा करेंगे। ये सुनकर सलमा खातून कहती है, मैं जानती थी कि वो ऐसा ही कहेंगे। मैं कबीले की औरतों को कहती हूँ कि वो शादी की तैयारियां शुरू कर दें। बिल्गी खातून कहती हैं, अरतुल साहब किसी काम के सिलसिले में बाहर जा रहे हैं, जब वो लौट कर आएंगे तो हम शादी की तैयारियां शुरू कर देंगे। नए सरदार का इंतखाब हम कल करेंगे और कल जिरगा है। इसके बाद अगला दिन शुरू हो जाता है। अरतुल साहब अपने खेमे में नमाज अदा कर रहे थे और वह दुआ के लिए हाथ उठाते हैं और कहते हैं, या अल्लाह, इस रास्ते में मेरी मदद फरमा, मेरे मकसद को मुनासिब तरीके से पूरा करने की तौफीक अता फरमा, आमीन। इतने में गुलदारो अंदर दाखिल होता है। अल्लाह आपकी मदद फरमाए भाई, हमारे सिपाही तैयार हैं और वो आपका इंतजार कर रहे हैं। अरतुल साहब कहते हैं, भाई मुझे अपनी दुआएं दे, मेरे पास एक लंबा सफर है। गुलदारो गले मिलते हुए कहता है, मेरी सारी दुआएं तुम्हारे साथ है भाई। इतने में तुर्गत इजाजत लेकर अंदर दाखिल हो जाता है। तुर्गत कहता है, सरदार मैंने सुना है कि आप एक लंबे सफर पर जा रहे हैं, तो मैं भी तैयार हो गया हूँ, मैं भी आपके साथ जाऊंगा। अरतुल साहब कहते हैं, मेरे बहादुर भाई, पहले तुम्हारे जख्मों को ठीक होना चाहिए, उसके बाद ही हम जंग पर जाएंगे। जब तक जख्म ठीक नहीं होते तब तक तुम्हारे लिए कोई जिम्मेदारी है। ये सुनकर तुर्गत कहता है, अल्लाह का हुक्म से सरदार, मैं इतना ठीक हूँ कि मैं अपना कलहारा सही तरीके से इस्तेमाल कर सकता हूँ, मुझे भी अपने साथ आने दे। अरतुल साहब कहते हैं, ठीक है, लेकिन तुम मेरे साथ नहीं आओगे क्योंकि मेरा रास्ता लंबा है, तुम गुलदारो भाई के साथ जाओगे। दूसरी तरफ उमर कबीले में बिल्गी खातून एक आदमी को बुलाकर कहती है, आप मेरे पापा के दोस्त हैं बताल साहब, मुझे आपसे एक बहुत जरूरी बात करनी है। वो आदमी कहता है, हुक्म करे मेरी सरदार। बिल्गी खातून खड़ी हो जाती है और कहती है, मैं जल्द शादी करके काई कबीले चली जाऊंगी। मैं जिरगे में नए सरदार का ऐलान करना चाहती हूँ जो हमारे कबीले के लिए लायक हो, और मुझे आपसे अच्छा कोई भी नजर नहीं आ रहा। वो आदमी कहते हैं, मेरे लिए शर्फ की बात है कि आपने मेरे बारे में ऐसे सोचा। क्या जरगे के लोग मुझे पसंद करेंगे? बिल्गी खातून कहती है, आप परेशान मत हो, मैं और अरतुल आपके साथ हैं। दूसरी तरफ जंगल में आरिफ का शिकार करने में मसरूफ होता है। इतने में एक आदमी भागता हुआ उसकी तरफ आता है, लेकिन आरिफ का साथ गुस्से में आ जाता है और कहता है, तुम्हारी वजह से मेरा शिकार खो गया है, अगर ये अहम मसला ना हुआ तो मेरा शिकार तुम बन जाओगे। आदमी कहता है, अरतुल और गुलदारो कबीले से निकल गए हैं, वो दो मुख्तलिफ रास्तों पर गए हैं। अरतुल मशरिक की तरफ गया है और गुलदारो मगरिब की तरफ गया है। ये सुनकर आरिफ बुका कहता है, तो सोना गुलदारो हासिल करेगा। अगर अरतुल उस तरफ नहीं जा रहा तो फिर वो लाजमी उससे भी बेहतर काम करने जा रहा है। हमें उसे रोकना होगा और पता लगाना होगा कि वो कहाँ जा रहा है। मुझे लगता है कि वो बरकी खां से मिलने जा रहा है। कुछ आदमियों को गुलदारो की तरफ भेज दो और हम अरतुल के पीछे जा रहे हैं। ये कहकर वो आगे चल पड़ते हैं। दूसरी तरफ अरतुल साहब अपने सिपाहियों के साथ बरकी खां से मिलने के लिए रवाना हो चुका था। इसके बाद एक मंजर दिखाया जाता है जहाँ पर दो घोड़ा गाड़ियाँ खड़ी हुई थी और उसके पास कुछ आदमी खड़े हुए थे। इतने में गुलदारो और तुर्गत वहाँ पहुँच जाते हैं और आस्था से उन्हें देखने लगते हैं। गुलदारो कहता है, वो आ गए हैं, लेकिन हमें मुहतात रहना होगा। दूसरी तरफ घोड़ा गाड़ी के करीब आदमी एक बोलता है और कहता है, वो हमें बरकी खां के आदमी समझेंगे, लेकिन हम अपना आखिरी कदम बाद में चलाएंगे और फिर हम उन्हें मार देंगे और गुलदारो को जिंदा पकड़ लेंगे। फिर गुलदारो और उसके सिपाही आहिस्ता आहिस्ता आगे बढ़ने लगते हैं। दूसरी तरफ अरतुल साहब अपनी मंजिल के लिए रवा दवा थे। आरिफ बुका ने देखकर बहुत खुश होता है। तैमूगे कहता, सरदार हर चीज तैयार है हमले के लिए। तो आरिफ बुका कहता है, तो इंतजार किस बात का? ये कहकर वो आगे बढ़ जाते हैं। दूसरी तरफ गुलदारो आगे बढ़कर आ जाता है और कहता है, आप सामान कहाँ से लाए हैं? एक आदमी कहता है, दूसरी रियासत से। फिर वो दोनों एक दूसरे को अपनी अपनी मोहरें दिखाते हैं। फिर गुलदारो अपने सिपाहियों को कहता है, सिपाहियों चीजें उतार लो। ये सुनकर दो सिपाही आगे बढ़ते हैं तो उन पर हमला हो जाता है।
दूसरी तरफ अर्तुर साहब आगे बढ़ रहे थे तो अचानक 2 दरख्त नीचे गिरे पड़े होते हैं। अब्दुर्रहमान कहता है, सरदार यहाँ तो ना तो बारिश हुई है और ना सैलाब आया है, फिर ये दरख्त क्यों नीचे गिर गए हैं। अर्तुर साहब घोड़े से नीचे उतर आते हैं और कहते हैं, आरिक बुका। इतने में आरिक बुका के सिपाही एक तरफ से निकल आते हैं और आरिक बुका भी। आरिक बुका के आदमी उनको चारों तरफ से घेरे में ले लेते हैं। आरिक बुका कहता था, अर्तुर मैंने तुम्हें पहले ही बताया था कि मैं तुम्हारी जिंदगी को जहन्नम बना दूंगा, तुम जहां भी जाओगे मैं तुम्हारा शिकार करूंगा। अर्तुर साहब कहते हैं, तुम्हें अभी तक समझ नहीं आई कि तुम मुझे कभी काबू नहीं कर सकोगे। तुम्हें क्या लगता है मैं तुम्हारे जाल में फंस गया हूँ? नहीं, तुम मेरे जाल में फंसे हो। इतने में अर्तुर साहब के सिपाही उन्हें चारों तरफ से घेर लेते हैं। ये देखकर आरिक बुका अपने सिपाहियों को कहता है, हमला करो। फिर उनके दरमियान लड़ाई शुरू हो जाती है। दूसरी तरफ गुलदारा और तुर्गुत भी मंगोलों से लड़ रहे थे। दूसरी तरफ अर्तुर साहब और उनके सिपाही भी मंगोलों से लड़ रहे थे। बुका कहता है, अर्तुर तुम यहाँ लड़ते रहो, मैं ये तुम्हारा सफर जहन्नम बना दूंगा। तुमने अभी मेरा बहुत खतरनाक जाल देखना है। ये कहकर आरिक बुका वहां से भाग जाता है और यहाँ पर इस एपिसोड का अख्तिताम हो जाता है। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, उम्मीद करते हैं कि आप सब खैरियत से होंगे। तो जैसे कि आप अच्छी तरह से जानते हैं कि हम एक नावल पढ़ रहे थे वो नावल इंतहाई खूबसूरत है, तो उम्मीद करते हैं कि वो नावल आपको बहुत पसंद आएगा। हमने वो नावल की 15 एपिसोड कर ली थी, तो अब एपिसोड नंबर 17 की बारी है। अब जो रूठ गई है, हम नावल पढ़ रहे थे तो उसकी हमने 15 एपिसोड कर ली हैं। आज हम 16वें एपिसोड पर हैं, तो उम्मीद करते हैं कि हमारी ये 16वें एपिसोड आपको बहुत पसंद आएगी। तो हम वक्त ज़ाया नहीं करते तो शुरू करते हैं। एपिसोड नंबर 16। जब मैं कह कर गया था कि जब मैं घर आऊँ तो ये लड़की यहाँ मौजूद ना हो, फिर ये लड़की अभी तक यहाँ क्यों पड़ी है। सालिया बेगम हसन जहाँ सालिया बेगम के सर पे खड़े मुसलसल गुस्सा निकाल रहे थे और सालिया बेगम बिना किसी गलती के मुजरिम बनकर सर झुकाए बैठी थी। हसन मेरी बात सुने, अमल बहुत अच्छी बच्ची है, जैसा कि आप उसके बारे में सोच रहे हैं वो वैसे बिल्कुल भी नहीं है, वो बहुत मासूम है। उसको इल्ज़ाम देना बंद करे। जब तक उसके घर वाले नहीं मिल जाते उसे इसी घर में उसे कैसे घर से जाने दूँ। हसन, मैं ज़िंदगी में कभी कुछ नहीं मांगा, लेकिन प्लीज़ इस बार मांग रही हूँ। अमल को कहीं मत भेजिए, उसे मेरे पास ही रहने दे प्लीज़। दिमाग ठीक है आपका सालिया बेगम? ये कैसी बातें कर रही हैं आप? तो सालिया बेगम, दिमाग ठीक है आपका सालिया बेगम? ये कैसी बातें कर रही हैं आप? हम उस लड़की को कितने दिन पास रख सकते हैं? हम उस लड़की को अपने पास कितने दिन रख सकते हैं और आखिर कब तक उसकी हिफाजत कर सकते हैं? एक न एक दिन उसे अपने घर बाहर तो निकलना ही है ना, और कब तक आप उस पे साया बनी रहेंगी? हमारी अपनी एक अलग ज़िंदगी है, हमारे भी बच्चे हैं, हमें उनका सोच रहे हैं, उनकी खुशियों का, उनके मुस्तकबिल के बारे में सोच रहे हैं। अगर आपको अकेलापन फील होता है तो आप कोई क्लब क्यों नहीं ज्वाइन कर लेती? आपकी उम्र की कितनी औरतें हैं जो क्लब में मेंबरशिप कर हासिल करके अपना सर्कल बड़ा कर रही हैं। आप भी जाया करें, मिले सब की औरतों से, अच्छा टाइम गुजारे। हसन जहां बेगम को बेहतरीन मशवरे से नवाजते हुए टाई की नेट रीली करके सोफे पर बैठकर उन्हें देखने लगे। हसन, मैं आपकी बात समझती हूँ, लेकिन पहले आप बिजनेस की वजह से घर को, बच्चों को टाइम नहीं दे पाते। अब मैं भी घर से बाहर रहना शुरू कर दूँगी तो बच्चे नाराज़ हो जाएंगे, और वैसे भी मुझे बाहर फजूल टाइम वेस्ट करना अच्छा नहीं लगता। मुझे तो मेरे बच्चों के साथ रहना अच्छा लगता है। अच्छा सुने ना हसन, मैं सोच रही हूँ अरसल की शादी ना कर दें। इस तरह घर में रौनक हो जाएगी और बहू आएगी और मेरा अकेलापन भी दूर हो जाएगा। ये क्या कह रही हैं आप सालिया बेगम? पहले उसे कुछ कमा लेने तो दे। आजकल जिन कामों में वो पड़ा है वो बहुत खतरनाक है। आपने बात की है अरसल से? वो क्या कहता है? हसन, मैं उसे समझा दूंगी, वो छोड़ देगा ये सब कुछ, लेकिन मैंने जो कहा है उस पर गौर कर। अगर शादी हो जाएगी तो वो खुद ही इन सब कामों से पीछे हट जाएगा। बेगम, शादी के लिए लड़की का होना ज़रूरी। आप बताएं, आपकी नज़र में कोई है? हसन हथियार डालते हुए बोले तो सालिया बेगम फ़ौरन चेक कर बोली, लड़की ढूंढना कौन सा मुश्किल काम है? आज किसी रिश्ते वाले को कहती हूँ, वो अच्छे अच्छे रिश्ते दिखाएंगे।
तो पसंद आ जाएगा, देख लेंगे। साला बेगम की बात पे हसन ने हाँ में सर हिला उठकर अंदर चले गए। अलीज़े रिलैक्स, क्या हो गया है, इतना गुस्सा मत करो। देखो अरसल आता है तो मैं बात करता हूँ अरसल से, वो ऐसी तुम्हारी मोहब्बत की तौहीन नहीं कर सकता। तुम रोना तो बंद करो यार। अलीज़े की ज़ुबानी सारी बात सुनकर यावर को अरसल की बेवकूफ़ी पे गुस्सा आ रहा था। जब भी अलीज़े को समझाते चुप करवा रहा था, ये तो होना ही था। मैंने पहले ही बोल दिया था कि अरसल तुम्हारे साथ टाइम पास कर रहा है और तुमसे मोहब्बत नहीं करता, लेकिन तुमने मेरी एक नहीं सुनी। शाह के मौका देखते ही चौका मार दिया। शाह प्लीज़ अभी कुछ मत बोलो, वो पहले ही अपसेट है। नहीं ये नहीं लगती। किसी नहीं खाना चुप रखे आए। खान, हीर ने इसके बाजू पर सर रख कर कहा, अब पुकारा है हूँ। यासब ने इसके करवट ली। वो आपने तो पढ़िया है यार, 15वां खोलो। आपका मतलब है आप मुझे छोड़ देंगे? हीर लरजती आवाज़ में बोली, मैंने ऐसा कब कहा? यासब इसके पानी से भरे नैनों कोड़े देख कर न पड़ा। अभी कहा आपने कि अगर ऐसा हुआ तो मेरी भी यहाँ कोई जगह नहीं रहेगी। पानी पलकों की बाढ़ तोड़ कर गाल पर फिसला। उन बुखार है चंगा नहीं होंदा उनका वे कि पता नहीं किन्ने खा सकते न ओ वे किन्ने पैन खाओ। डोला यार साने सुला माला लून दे यार, क्या खाली छिलके बाद धम्मीज रखे तो अरे बंदे के डंगर ने यार रख क्या बात गेम है वो बलियानी है ये पई है किते जो कर छड्डी है रिकॉर्डिंग एवं होई जांदी है। वो मान दे सानू केड़ा भी आपां ते बिल पे आंदा बोलदे पई है ना आपे भी पढ़ पुले से अपनी कड़े सुननी के ए भाई दा पे आया। अच्छा भाई दा पे आया मैं बता आ गया हां तभी पता लगा नहीं बाहू वाला की बाढ़ तोड़ कर गाल पर फिसला। झांकिए मत इन आंखों में जनाब, इनमें खतरा है डूब जाने का। अरे क्या हुआ? यासब ने इसका बाजू थाम कर करीब किया और मुस्कुराते हुए हीर के आंसू पूंछ कर निम आंखों को लबों से छुआ। वो करदा था गुस्से में कह दिया, यार तुम तो सीरियस ही हो गए हो। मैं ऐसा कर सकता हूँ कभी? प्यार से बोला। हीर जानती थी यासब को जब इस पर टूट कर प्यार आता था तो ही वो इसकी आंखों को छूता था, इसलिए रिलैक्स होती सी थी तो बैठे। आज के बाद अगर गुस्से से भी ऐसा कुछ कहा तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा, तुमसे बुरा कोई है भी नहीं। यासब ने मुस्कुराते हुए इसकी नाक खींची। तुम बीवियाँ बहुत चालाक होती हो, जरा भंक लग जाए किशोर की कमजोरी। हीर के आंसू क्या है, हर बात पर इसी से ब्लैकमेल करती हो। हाँ तो आप चोरों को भी चाहिए कि ऐसी बात ही ना करें कि बीवियों को ब्लैकमेल करना पड़े। वो उठलाई। अच्छा उठो खाने को लाओ। किसी होटल दा वागे कदी घड़ी शादी बनवा ले कदी पिज़्ज़े हाय पिज़्ज़ा कदी बेके नहीं करो तो बनदे ना ऑर्डर ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਨਾ ਮੈਨੂੰ ਆਖਿਆ ਅੱਜ ਦੇ ਵਿਊ 5000 ਹੀ ਆਵੇ ਉਹਨਾਂ ਆਖਿਆ ਵੀ ਅਸੀਂ ਕਿਹੜਾ ਵੀਡੀਓ ਬਣਾਉਣੀ ਹੈ बिल भी नहीं पूरा होना 5000 ਦਾ ਪਿੱਜ਼ਾ ਖਾ ਲਈਏ ਉਹਨਾਂ ਬੰਦਾ ਆਖਿਆ ਸੀ ਵੀਡੀਓ ਬਣਾਉਣੀ ਉੱਤੇ ਆਰਡਰ ਹੁੰਦੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਪਤਾ ਤੁਸੀਂ ਬਣਾਓ ਵੀਡੀਓ ਬਣਾਉਣੀ ਹੈ ਬਣਾ ਲਈ ਆਰਡਰ ਵਾਲੇ ਲੱਗ ਮੰਗਰ ਜਾਵਣਾ ਕਰ ਆਰਡਰ ਸਾਡਾ ਤੇ ਵੀਡੀਓ ਤੁਸੀਂ ਬਣਾਉਣੀ ਹੈ ਜਾ ਡਿੱਠਾ ਜੇ ਉਹ ਵੇਖਿਓ ਕੇਕ ਵਾਲੀ ਜਿਹੜਾ ਬਣਾਉਂਦਾ ਹੈਸਤਾ ਉਹ ਬੇਕਰੀ ਤੋਂ ਕੇਕ ਬਣਾਉਂਦਾ ਹੁੰਦਾ ਉਹ ਕੈਮਰਾ ਲੈ ਕੇ ਉੱਤੇ ਖਲੋ ਜਾਂਦਾ ਉਹ ਹਾਰਟ ਬਣਾਉਂਦਾ ਕੇਕ ਦਾ ਯਾਨੀ ਦਿਲ ਬਣਾਉਂਦਾ ਤੇ ਉਹ ਪੂਰੀ ਉਹਦੀ ਰਿਕਾਰਡਿੰਗ ਕਰਦਾ ਤਾਂ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿੰਨੇ ਮਿਲੀਅਨ ਚੱਲੀ ਹੋਈ ਆ। ਆਪਾਂ ਵੀ ਮੁੜ ਕੇ ਬੇਕਰੀ ਟੁੜੀਏ
ਵੱਡੀਆਂ ਬੈਕਰੀਆਂ ਜੇ ਇੱਥੇ ਆਪਣੇ ਜਗ੍ਹਾ ਵਾਲੇ ਤਾਲੀ ਕੁਛ ਨਹੀਂ, ਜਿਹੜੇ ਮਸਲਨ ਫੈਸਲਾਬਾਦ ਦੇ ਅਮੀਰ ਲੋਕ ਜੋ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕੀ ਬਣਵਾਉਂਦੇ, ਬੜੇ ਵੱਡੇ ਕਾਰੀਗਰ ਆ। ਵਿਕਾਸ ਬਣਾਉਂਦਾ ਰਿਹਾ ਵਿਚਾਰਾ, ਉਹਦਾ ਨਹੀਂ ਚੱਲਿਆ ਚੈਨਲ ਫਿਰ ਵੀ ਯਾਰ 2-4 ਵੀਡੀਓ ਨਾਲ ਥੋੜਾ ਹੀ ਚੱਲਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਨਹੀਂ ਉਹਨੇ ਕਹਿੰਦੇ 15-20 ਵੀਡੀਓ ਸੁੱਟੀਆਂ, 15-20 ਵੀਡੀਓ ਨਹੀਂ, 6 ਮਹੀਨੇ ਤੋਂ ਮੁਰਾਦ ਕਿੰਨੀਆਂ ਵੀਡੀਓ, 1 ਮਹੀਨੇ ਦੀਆਂ 30 ਵੀਡੀਓ, 6 ਮਹੀਨੇ ਤੋਂ ਮੁਰਾਦ ਕਿੰਨੀਆਂ ਵੀਡੀਓ ਬਣਦੀਆਂ, 180 ਵੀਡੀਓ। ਹਾਂ 180 ਵੀਡੀਓ ਚਾੜੇ ਖਤਮ ਨਾ ਚੱਲੇ ਤੂੰ ਮੈਨੂੰ ਆ ਕੇ ਫੜ ਲਵੇ। 6 ਮਹੀਨੇ ਚਾੜੇ ਤਾਂ ਸਹੀ, ਇਹ ਤਾਂ ਨਹੀਂ 2-4 ਮਹੀਨੇ ਘਰੋਂ ਕੱਢ ਦੇਣ ਆਉਂਦੀ ਉਹ ਕਿੰਨਾ ਵੱਡਾ ਹੀ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਇੰਨੀ ਪਹਿਲੀ ਵੀਡੀਓ ਚੱਲ ਜਾਣੀ। ਨਹੀਂ ਉਹ ਨਾ ਕੁੱਕਾਂ ਦੀਆਂ ਵੀ ਇੰਜ ਨਹੀਂ ਚਲਦੀਆਂ, ਉਹ ਵੀ ਬੜਾ ਜ਼ਲੀਲ ਅੰਦਰ ਚ ਫੇਮਸ ਕੁੱਕ ਹੁੰਦੇ ਨਾ। ਇਹ ਵੇਖਣਾ ਇੱਕ ਮਿਸਾਲ ਹੈ ਫੇਮਸ ਕੁੱਕ ਹੁਣ KFC ਹੈ, KFC ਹੁਣ ਆਪਣਾ ਚੈਨਲ ਬਣਾ, KFC ਹੁਣ ਇੱਕ ਕਿਸਮ ਦੀ ਬ੍ਰਾਂਡ ਹੈ, ਉਹ ਹੁਣ ਆਪਣਾ ਚੈਨਲ ਬਣਾ ਲੈਣ, ਉਹ ਉੱਥੇ ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਸੁੱਟ ਦੇਣ, ਪਹਿਲੀ ਵੀਡੀਓ ਸੁੱਟ ਦੇਣ ਉਹਨਾਂ ਦੀ, ਉਹ ਵੀ ਚੱਲਣੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਇੱਕ ਬ੍ਰਾਂਡ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਨਾਮ ਹੈ KFC ਹੈ। MC ਡੋਨਾਲਡ ਕੀ ਨਾਮ ਦਾ, ਮੈਕਡੋਨਲਡ ਉਹ ਹੋ ਗਿਆ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਹੋਰ ਵੀ ਬਥੇਰੀਆਂ ਫੇਮਸ ਫੋਰਕ ਐਂਡ ਨਾਈਫ ਬ੍ਰਾਂਡ ਬੜੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਚ ਯਾਰ, ਇਹ ਬਾਹਰ ਦੇ ਮੁਲਕਾਂ ਦੇ ਨੇ, ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ ਬਕਾਇਦਾ ਆਪਣੀ ਐਡ ਦੇਣ ਵਾਸਤੇ ਬੜਾ ਕੁਝ ਕਰਦਾ। ਆਪਾਂ ਵੀ ਕੋਈ ਐਵੇਂ ਦੀ ਬੈਕਰੀ ਬਣਾ ਲਈਏ ਆਪਾਂ ਨਹੀਂ ਹੋਏ ਤੇ 1 ਮਿੰਟ ਚ ਭਾਈ ਰਿਕਾਰਡਿੰਗ ਕਰਨ ਦਿਆ ਮੈਂ ਫਿਰ ਚੱਲ ਕੇ ਰਿਕਾਰਡਿੰਗ ਕਰ ਪਾ ਜਾ ਉਹਦੇ ਯਾਰ ਮੈਂ 10 ਮਿੰਟਾਂ ਦੀ ਕਰ ਲਈ। गोटू तेरे को आया सा मैं राती फिल्म देख रहा अभी कहाँ आपने अगर अरे क्या हुआ, यासब ने इसका बाजू थाम कर करीब किया और मुस्कुराते हुए हेर के आंसू पूंछ कर निम्न आँखों को लबों से छुआ। गुस्से में कह दिया यार तुम तो सीरियस ही हो गई, मैं ऐसा कर सकता हूँ कभी, वो प्यार से बोला। हेर जानती थी यासब को जब उस पर टूट कर प्यार आता था तो ही वो उसकी आँखों को छूता था, इसलिए रिलैक्स होती सीधी हो बैठी। आज के बाद अगर गुस्से से भी ऐसा कुछ कहा तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा, तुमसे बुरा कोई है भी नहीं। यासब ने मुस्कुराते हुए इसकी नाक खींची। तुम बीवियाँ बहुत चालाक होती हो, ज़रा भनक लग जाए कि शोर की कमज़ोरी। हेर के आंसू क्या है हर बात पर इससे ब्लैकमेल करते हो। हाँ तो आप शोरों को भी चाहिए कि ऐसी बात ही ना करें कि बीवियों को ब्लैकमेल करना पड़े। वो ठुलाई, अच्छा उठो खाने को लाओ, कुछ भूख लग गई है। पहले मेरी पूरी बात बिना गुस्से और टोकने के सुने, फिर जाती हूँ खाना लेने। बोलो। यासब ने रिलैक्स होकर बेड की पुश्त से टेक लगाकर टांगें सीधी की। वो जानता था हेर ऐसे नहीं टूटेगी। यासब अगर ऐसा हो जाए तो कोई हर्ज भी नहीं। महरो भाभी इतनी यंग हैं, सारी ज़िंदगी की चादर ओढ़ कर तो नहीं गुजार सकती। हदी तो बहुत छोटा है अभी, भाभी के भी कुछ अरमान होंगे, ख्वाहिशात होंगी जो यशार खान के चले जाने से दूरी रह गई हैं। तो क्या हमारा फ़र्ज़ नहीं कि इनकी अधूरी ख्वाहिशात और खुशियाँ इनको लौटा दें, क्योंकि अब इनके बारे में मुझे आपको बाकी घर वालों को ही सोचना है ना। वो रसान से बोली। मुझे भाभी की शादी पर कोई एतराज़ नहीं है हेर, तो फिर ये कि मुझे इनकी शम्स खान से शादी पर एतराज़ है। यासब आपने ही मुझसे कहा था ना कि हेर माजी में जो भी हो चुका है इस सब को भुलाकर नई ज़िंदगी की शुरुआत करते हैं। तो फिर अब खुद क्यों माजी में झांक रही हैं। देखें मैं जानती हूँ शम्स लाला से यसार खान का खून हुआ, मगर आप जानते हैं कि ये सब किसी दुश्मनी के तहत नहीं बल्कि गलती से हुआ था। आपका रवैया लाला के साथ कैसा है मैं जानती हूँ, मगर मैंने कभी भी आपसे इस बात की शिकायत नहीं की। फिर क्यों आप सब बुलाते नहीं। लाला में किस चीज़ की कमी है खान, वो पढ़े लिखे हैं, अच्छी शक्ल व सूरत के मालिक हैं,
اتنی بڑی جاگیر کے اکلوتے وارث ہیں، کچھ دیر کو اس بات کو بھول جائیں کہ لالا سے آپ کے بھائی کا خون ہوا تھا، پھر سوچ کر بتائیں کہ کیا وہ ایک مکمل انسان نہیں جس کو ہم مہرو بھابھی کو سونپ سکیں۔ ایک منٹ یاسر پلیز، میری بات مکمل ہونے دیں۔ پہلے ظہیر نے اسے منہ کھولتے دیکھ کر روکا۔ مہرو بھابھی مشکل مہرو بھابھی بمشکل ہی 30 کی ہوں گی، ابھی تو بہت لمبی زندگی پڑی ہے یاسر، جس وہ تنہا نہیں گزار سکتی ہیں۔ کسی سہارے کی ضرورت ہے جو ان کو سنبھال سکے، ان کی خوشیاں لوٹا سکے، انہیں ماں دے سکے، اور مجھے پر پورا یقین ہے شمس لالا ان کے لیے ایک اچھا سہارا ثابت ہوں گے۔ یاسر وہ دونوں ایک جیسے غم سے گزر چکے ہیں، اس لیے آسانی سے ایک دوسرے کو سمجھ سکیں گے۔ وہ پر اثر انداز میں اسے قائل کر رہی تھی، تمہیں کیا لگتا ہے بھابھی کے لیے سب کچھ بھلا کر اپنے شوہر کے قاتل کے ساتھ زندگی گزارنا آسان ہوگا؟ آسان نہیں تو مشکل بھی نہیں ہوگا۔ میں جانتی ہوں بھابھی اپنے بڑوں کے فیصلے پر کوئی اعتراض نہیں کریں گی، بس آپ چپ رہیں۔ اس معاملے میں ہم مہرو بھابھی کے ساتھ کوئی زور زبردستی نہیں کریں گے یاسر، اگر وہ مان جاتی ہیں تو پھر آپ کوئی ایشو کریئٹ نہیں کریں گے۔ اس معاملے کو لے کر آپ کو میری قسم۔ ظہیر نے یاسر کا ہاتھ تھام کر اپنے سر پر رکھا، پوری بلیک میل ہو آپ کے ساتھ رہ رہ کر ہو گئی ہوں۔ وہ مسکرائے، فائن، نہیں کروں گا کوئی ایشو کریئٹ، اب خوش، بہت خوش۔ ممنون گستاخ ظہیر خان صاحب، تھینکس اینڈ آئی لو یو لاٹ خان صاحب، وہ شرارت سے پشتو میں کہتے بیڈ سے نیچے اتری۔ اب جا کہاں رہی ہو، جواب تو لیتی جاؤ اپنی بات کا۔ یاسر نے اسے باہر کی طرف جاتے دیکھ کر آواز لگائی، آ کر لوں گی جناب۔ وہ مسکرا کر ہاتھ ہلاتی کمرے سے نکل گئی۔ یاسر کائل تو لال حویلی سے ہی ہو کر آیا تھا کہ مہرو بھابھی کی شادی کر دینی چاہیے، مگر دل شمس خان سے شادی پر راضی نہیں تھا۔ وہ یہ بات اچھی سے جانتا تھا کہ شمس نے اس کے دشمنی کی بنا پر اشار کو قتل نہیں کیا تھا، کیونکہ ان لوگوں کی کبھی کسی بھی قبیلے سے کوئی دشمنی نہ رہی تھی۔ خاقان فریدی صلاح جو اور نرم طبیعت کے مالک تھے، لہٰذا ان کی نہ ماضی میں کوئی دشمنی تھی اور نہ ہی حال میں، تو پھر شمس اشار لالا کا خون کیوں کرتا؟ زبیر خان نے ٹھیک ہی کہا تھا، اگر شمس ارادہ اشار کو قتل کرتا تو پھر اس کی ڈیڈ باڈی لے کر خود حویلی نہ آتا اور نہ ہی زبیر خان کو فون کر کے بتاتا کہ اس کے ہاتھوں سے اشار خان افریدی کو گولی لگ گئی ہے۔ اہم حادثہ اچانک ہوا تھا جس میں شمس کا کوئی قصور نہیں تھا۔ یاسر تو پھر کیوں کر اس بات کو لے کر انکار کر جائے؟ زبیر نے یاسر کو سمجھاتے ہوئے کہا، وہ سب اس وقت لالا حویلی کے دالان میں بیٹھے شمس کے پرپوز پر بات کر رہے تھے، اور ویسے بھی میں شمس کو ایک عرصے سے جانتا ہوں، ہم کلام فضول رہ چکے ہیں۔ وہ دوست تھا میرا، ایک اچھا اور سلجھا ہوا انسان ہے۔ وہ یونیورسٹی کے زمانے میں وہ اکثر حویلی آتا جاتا رہتا تھا، اماں بھی مل چکی تھیں شمس سے۔ زبیر خان نے اماں کی طرف اشارہ کیا، ہاں جیسا بچے، شمس اچھا اور سلجھا ہوا لڑکا ہے، زبیر ٹھیک کہہ رہا ہے۔ اماں نے بھی شمس خان کی حمایت کی۔ اس گھر کے بڑے اور مہروں کے بھائی ہونے کے ناطے مجھے اس راستے پر کوئی اعتراض نہیں ہے۔ یاسر، انہوں نے بھی اپنی بیٹی کو دے رکھی ہے، پھر اس رشتے کے پیچھے ان لوگوں کی بری نیت نہیں ہو سکتی؟ ٹھنڈے دل اور دماغ سے سوچو۔ زبیر نے بات مکمل کر کے یاسر کا کندھا تھپکایا، مجھے بھابھی کی شادی پر کوئی مسئلہ نہیں ہے،
لالا میں شمس خان کو ان کے شوہر کے روپ میں نہیں دیکھنا چاہتا، بس کوئی اور اچھا رشتہ بھی تو مل سکتا ہے ہمیں۔ یاسب شکستہ سا بولا، مل سکتا ہے مگر کچھ نہیں زبیر، یہ یہاں کا بڑا نہیں ہے کہ اس کے فیصلے کو ترجیح دی جائے۔ مجھے تمہیں اور پھر بھرجائی مہروں کی امی کو جب کوئی اعتراض نہیں تو پھر یاسب کا اعتراض کوئی اہمیت نہیں رکھتا۔ خاقان افریدی نے بھی زبیر خان کے فیصلے کی حامی بھری۔ جب میرا انکار یا اقرار کوئی اہمیت نہیں رکھتا تو پھر اس محفل کا حصہ کیوں بنا رکھا ہے؟ مجھے آپ لوگوں کا جو دل کرے وہ فیصلہ کریں، میں صرف مہرو بھابھی کے فیصلے کو ہی ترجیح دوں گا۔ اگر ان کو کوئی مسئلہ ہوا تو میں ان کے ساتھ کھڑا ہوں گا۔ بابا خان، میں گاڑی میں آپ کا انتظار کر رہا ہوں، وہ اسپاٹ چہرے سے کہتا باہر نکل گیا۔ وہاں تو سب راضی تھے شمس خان کے رشتے پر سوائے یاسب کے۔ جب میں مہرو بھابھی کے فیصلے کے ساتھ ہوں تو پھر مزید اس معاملے پر کچھ اور سوچنے کو باقی نہیں بچتا۔ یاسب نے لال ویلی میں کوئی بات چیت کو سوچ کر لمبی سی سانس خارج کی اور خود کو ریلیکس کرتا تکیے پر سر رکھ کر لیٹ گیا۔ میں یاسب کو تو ٹھنڈا کر چکی ہوں اس معاملے پر۔ یہ 200 دا آندا ہے، 130 روپے دا، پتہ نہیں 130 روپے کا 40 روپے کلو، آدھا کلو دی جا 200 دا گوشت آندا ہے۔ کاش لالا کو اپنے شوہر کے روپ میں قبول کرنا۔ وہ سوچتی ہوئی سیڑھیاں اتر رہی تھی جب گل نے بی بی خان کا پیغام دیا۔ وہ ہیر کو اپنے کمرے میں بلا رہی تھیں۔ ہیر بلاوے پر ان کے کمرے کی طرف بڑھ گئی۔ بی بی خان، آپ نے بلایا؟ اس نے بی بی خان کے کمرے میں آ کر پوچھا۔ ہاں آؤ بیٹھو، یہاں مجھے ضروری بات کرنی ہے۔ ہیر جانتی تھی کہ ضروری بات کیا ہوگی، اس لیے سر ہلاتی ان کے سامنے بیٹھ گئی۔ خان نے مجھے بتایا کہ لال ویلی والوں نے کیوں بلایا تھا۔ انہیں بی بی خان نے کھلا کھنکھار کر بات شروع کی۔ جی، تم جانتی تھی پہلے سے یہ بات؟ انہوں نے سوالیہ نظروں سے ہیر کو دیکھا۔ نہیں بی بی خان، بابا نے مجھ سے پوچھے بغیر ہی بھابھی کے گھر والوں سے بات کر لی تھی، مجھے بھی کل ہی بتایا۔ اماں نے اگر مجھے علم ہوتا تو میں آپ لوگوں سے اجازت کے بعد ہی مہرو بھابھی کے گھر والوں سے بات کرنے کا کہتی انہیں۔ بی بی خان، مطمئن ہوں؟ آپ کو برا لگا؟ بی بی خان، نہیں بچے، مجھے کیوں برا لگے گا؟ مہرو میری بھتیجی بھی ہے، میں بھی چاہتی ہوں کہ وہ ایک خوشگوار زندگی گزارے۔ اس رشتے پر کسی کو کوئی اعتراض نہیں ہے۔ لال ویلی میں یہاں بھی صرف یاسب اور مہرو کو ہی اعتراض ہے۔ بی بی خان، یاسب سے بات ہو گئی ہے میری، انہوں نے کہا ہے اگر بھابھی راضی ہوئی تو ان کو بھی کوئی اعتراض نہیں ہوگا۔ بھابھی سے بات کر لی آپ نے؟ ہاں، ابھی تمہارے آنے سے پہلے کی تھی بھابھی۔ مہرو کی امی کا فون آیا تھا کہ کہہ رہی تھیں کہ وہ زبیر کو بھیج رہی ہیں مہرو کو لینے کے لیے، اس لیے ایک دفعہ میں بات کر لوں اس سے۔ پھر کیا کہا بھابھی نے؟ ہیر پر جوش ہوئی، کہہ رہی ہے اسے شادی ہی نہیں کرنی، وہ حدید کے ساتھ ہی زندگی گزار لے گی، اسے اب کسی سہارے کی ضرورت نہیں رہی ہے۔ بی بی خان کی بات پر ہیر کا منہ لٹک گیا۔ میں نے تمہیں اسی لیے بلایا ہے ہیر بچے، مہرو سے بات کرو جا کر کہ زندگی بغیر کسی مرد کے سہارے کے گزارنا آسان نہیں ہے، اس لیے ٹھنڈے دل و دماغ سے سوچے اس بارے میں۔ جی بی بی خان، میں کرتی ہوں بات۔ زبیر کے آنے سے پہلے ہی بات کر لینا، شاید شام تک وہ آ جائے مہرو کو لینے۔ جی میں جاتی ہوں ابھی۔ ہیر سر ہلاتی کمرے سے باہر نکلی اور بات کرنے کے لیے مناسب الفاظ ترتیب دیتی مہرو کے کمرے کی طرف چل پڑی۔ ہیر جب مہرو کے کمرے میں داخل ہوئی تو مہرو صوفے پر گھٹنوں میں سر دیے بیٹھی تھی۔ بھابھی، اس نے
आस पास आकर पुकारा हूँ। मेहरो आंसू पोंछती सीधी हुई। अब रो रही हैं? हेयर ने इसकी सुर्ख आंखों को देखकर पूछा। नहीं, बस ऐसे ही। तुम आओ बैठो। वो अफसरदा सा मुस्कुरा कर बोली। हेयर इसके साथ ही सोफे पर टिक गई। भाभी वो मैं हेयर को समझ नहीं आ रहा था कि कैसे बात शुरू करे। वो मैं आपसे ज़रूरी बात करने आई थी, वो हिचका कर बोली। अगर तुम्हें बीबी खान ने यहाँ भेजा है तो मैं इस बारे में कोई बात नहीं करना चाहती है। भाभी प्लीज़ एक दफ़ा मेरी बात सुन ली। वो मुतलजी हुई। हेयर प्लीज़, मेरे लिए ये सब आसान नहीं है। भाभी शम्स लाला बहुत अच्छे हैं। हेयर की बात पर मेहरों ने परशिकवा नज़रों से इसे देखा। लाला ने इशार खान को जानबूझ कर नहीं मारा था भाभी, हेयर ने वजाहत दी। मैं जानती हूँ, तो फिर इस बात को सोचने में क्या बुराई है भाभी? कोई बुराई नहीं है, पर मैं शादी ही नहीं करना चाहती। तो फिर सोच कर क्या करूँगी? मेहरो दुखी लहजे में बोली। भाभी आप लाला के साथ बहुत अच्छी ज़िंदगी गुजारेंगी, मुझे पूरा यकीन है। सिर्फ एक बार सब कुछ भुलाकर इस बारे में सोचें तो सोच लूँगी। वो कहकर खड़ी हुई। भाभी प्लीज़, हम सब आपके अच्छे के लिए ही कह रहे हैं। मैं जानती हूँ हेयर, सब मेरी भलाई चाहते हैं। आप खफा हो गई हैं मुझसे। मैं क्यों खफा होंगी तुमसे हेयर? भाभी मैं इस बारे में कुछ नहीं जानती थी। पहले कल ही अम्मा ने बताया कि बाबा ज़ुबैर लाला से रिश्ते की बात कर चुके हैं। मैं तुमसे खफा नहीं हूँ हेयर, तुम बहुत अच्छी हो और मैं तुमसे खफा नहीं हो सकती। मेहर ने इसके गाल पर हाथ रख के प्यार से कहा। तो फिर मेरी बात मान लेना भाभी प्लीज़। हेयर ने इसका हाथ अपने हाथ में दिया। कहा है ना सोचूंगी। आप मुझे टाल रही हैं? नहीं टाल रही हूँ। अभी लाल हवेली जाऊंगी तो वहाँ भी सब यही बात करेंगे जैसे सुबह बीबी खान और बाबा ने की। और अब तुम सबके बार बार कहने से मुझे मानना पड़ेगा हेयर, क्योंकि मैं एक औरत हूँ। मेरी अपनी कोई मर्जी हो ना हो, पर मुझे अपने घर वालों की मर्जी के मुताबिक ही चलना पड़ेगा। यही ज़िंदगी है। हम औरतों की टिकटी बन कर ज़िंदगी गुजारते जाओ। वो तलखी से कहती। कबड़ की तरह बढ़ी। तुम भी तो जानती हो, तुम्हारे साथ एक औरत होने के नाते जो हो चुका है वो सब भूला तो नहीं होगा तुम्हें? मेहरों ने कबड़ का एक पलट खोलते हुए कहा। मुझे याद है सब भाभी, शायद चाहकर भी भूल नहीं पाऊंगी, मगर इसके बदले मुझे इतना कुछ मिल चुका है कि मैं इस सब को खुद भी याद नहीं करना चाहती। आपको याद है कि एक दफ़ा आपने ही कहा था कि हर सब्र से बर्दाश्त कर लो, एक ना एक दिन तुम्हें इस सब्र का फल ज़रूर मिलेगा। तो भाभी मुझे वो फल मिल चुका है, इसलिए मैं चाहती हूँ आप भी दिल में कोई खौफ, वहम या ज़बरदस्ती रखे बगैर सोचें। हम औरतों की वाकई अपनी कोई मर्ज़ी नहीं होती। हम अपनी बाप भाइयों और शौहरों के ख्वाहिशात के आगे सर झुकाती आई हैं और आगे भी झुकाती रहेंगी। मगर इस बात पर भी इनकार नहीं कि एक औरत को ज़िंदगी गुजारने के लिए मर्द के सहारे की ज़रूरत होती है, चाहे वो सहारा बाप की सूरत में हो, भाई या फिर शौहर की। इन सहारों के बगैर हम औरतें कुछ भी नहीं हैं भाभी, ये सांस से कहती। मेरे को कायल कर लेना चाहती थी। मैं जानती हूँ ये बात कि मर्द का सहारा एक औरत के लिए बहुत ज़रूरी है हेयर, इसलिए मैं सोचूंगी इस बारे में। आप ये मत सोचिएगा भाभी कि शम्स लाला मेरे भाई हैं, मैं इसके लिए आपको फोर्स कर रही हूँ। मैं सिर्फ इतना चाहती हूँ कि आप भी एक अच्छी ज़िंदगी गुजारें हमारी तरह। हेयर कहती हुई इसके पीछे ही कब्र तक आई हूँ। मुझे तुम्हारे खलूस पर कोई शक नहीं है मेरी हेयर। मेहरों ने इसके चेहरे को हाथों के प्याले में लिया। भाभी आप शम्स लाला के साथ बहुत खुश रहेंगी, इसलिए मेरी रिक्वेस्ट है कि आप इस बारे में ज़रूर सोचिएगा। किसी
بھی دباؤ کے بغیر ایئر نے اس کے ہاتھ اپنے ہاتھوں میں تھام کر دبائے۔ میری خواہش ہے کہ آپ میری بھابھی بنیں، وہ مسکرا کر بولی۔ سوچوں گی ضرور۔ میرو نے مدھم سا مسکرا کر ایئر کو مطمئن کیا، مگر وہ خود مطمئن نہیں تھی۔ زبیر خان میرو اور عزیز کو آ کر لے گیا تھا۔ ایئر کافی بے چینی سے میرو کے